था जो अपनी सब्जियां बेचकर अपना गुजारा करता था। किसान ने बड़ी मेहनत से अपनी सब्जियां उगाई थी, इसलिए उनकी कीमत थोड़ी ज्यादा थी। एक दिन वहां अपनी सब्जियां बेच रहा था कि एक ग्राहक आया और सब्जियों की महंगी कीमत सुनकर नाराज हो गया। अरे भाई, तुम इतनी महंगी सब्जी बेच रहे हो, ऐसा कैसे चलेगा? इतनी कीमत पर कौन खरीदेगा? भाया समझे, ये सब्जी नहीं मेहनत की कमाई है। रात दिन खेतों में पसीना बहाकर उगाई है। मौसम का असर, पेट्रोल के दाम, सब चीजों का असर होता है। लेकिन इतनी ज्यादा कीमत गरीब आदमी कैसे खरीदेगा? सही कह रहे हो भाई, लेकिन मेरे पास भी मजबूरी है। महंगाई बढ़ गई है, खेतों का किराया, खाद, बीज और ऊपर से मंडी तक पहुंचने का खर्चा। मैं भी तो अपने परिवार का पेट पाल रहा हूँ। ठीक है भाई, मेहनत की कदर होनी चाहिए, पर सोचो, अगर सब मिलकर थोड़ा कीमत कम करे तो सबका भला होगा। सही बात है, मैं कोशिश करूंगा कि जो भी मुझसे बन सके वो करूं, लेकिन आप भी समझे, ये सब महंगाई का दौर है। मैं सब समझता हूँ, तुम लोग हम जैसे गरीबों को लूटने के लिए ही बैठे हो। मैं चलता हूँ, मुझे नहीं लेनी सब्जी। ये सुनकर किसान बहुत दुखी हो गया, क्योंकि उसकी सब्जी उगाने में बहुत मेहनत लगी थी। उसकी सब्जियां बिक ही नहीं रही थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करेगा। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग आदमी आया। उसने किसान से कम पैसों में सब्जियां खरीदने की कोशिश की। अरे भाई, इतनी मेहनत की सब्जी को सस्ते में बेच दो, वरना तुम्हारी तो वैसे भी कोई नहीं खरीदेगा। मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा हूं। देखो, सस्ती कीमत में बेचोगे तो जल्दी बिक जाएगी। चाचा जी, दूसरों की मेहनत की कदर करनी चाहिए। आप जैसे बड़े लोग तो और भी मदद कर सकते हैं। अरे भाई, दुनिया ऐसे ही चलती है, फायदा देखना चाहिए। भावताव तो होते ही रहते हैं। सही कहा चाचा जी, लेकिन मुझे अपने काम की इज्जत और मेहनत का मोल पता है। अगर आप लेना चाहते हैं। तुम्हारे जैसे लोगों से बात करना ही बेकार है। चलो, मैं किसी और से खरीद लूंगा। किसान सोचता है कि अगर ऐसे ही किसी ने मेरी सब्जी नहीं खरीदी तो वह खराब हो जाएगी। वह बुजुर्ग आदमी से कहता है, अरे चाचा जी, आप ये सब्जी खरीद लीजिए। आपको जो पैसे सही लगे आप वो दे दीजिए। उसी दिन किसान का बेटा अचानक बीमार पड़ गया। घबराया हुआ किसान अपने बेटे को वैद्य जी के पास ले गया। बच्चे को तेज बुखार है, दवाई देना पड़ेगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। वैद्य जी, आप दवाई दीजिए, मेरा बच्चा जल्दी ठीक हो जाए, बस यही चाहती हूँ। बिल्कुल, मैं दवाई दे दूंगा, लेकिन इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। इलाज तो करना जरूरी है, लेकिन दवाई भी महंगी आती है। वैद्य जी, हमारे पास अभी पैसे नहीं है। ये महीना तो वैसे ही मुश्किल से गुजरा है, कुछ मदद कर दीजिए, हम बाद में पैसे चुका देंगे। मुझे समझ है तुम्हारी हालत की, लेकिन देखो, दवाइयाँ बिना पैसों के लाना भी मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं जितना हो सके कम पैसों में दवाई दे दूंगा। किसान के पास पैसे नहीं थे, पर उसने जैसे तैसे पैसे जुटाया और दवाई खरीद ली। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। दवाई तो ले आए, लेकिन अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। जो पैसे थे वो सब दवाई पर खर्च हो गए। घर में खाने को एक दाना भी नहीं है, बच्चे भूखे हैं, अब क्या करेंगे? सब कुछ चला गया दवाई में। मैंने सोचा था कि कुछ पैसे बच जाएंगे, पर अब पूरी तरह खाली हो गए हैं। तो अब क्या करेंगे? बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, कुछ तो करना होगा। और कर भी क्या सकते हैं? दवाई जरूरी थी। अगर दवाई नहीं लाते तो बेटे की जान खतरे में पड़ जाती। अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। हमें उधार लेना पड़ेगा, किसी से मदद मांगनी होगी, वरना बच्चे भूखे मर जाएंगे। मुखिया जी से ही उधार लेना पड़ेगा, लेकिन उसने पहले ही मुझे कर्ज में डुबा दिया है। अब अगर मैं फिर से उसके पास गया तो न जाने वो और क्या शर्तें रखेगा। क्या करे? हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। भूख के आगे कोई शर्त नहीं देखी जाती। किसी तरह मुखिया जी से बात करो, शायद वो कुछ मदद कर दे। ठीक है, और कोई रास्ता नहीं बचा। मैं सेठ जी के पास जाऊंगा, देखता हूँ क्या होता है। अगले दिन वह मुखिया जी के पास जाता है। मुखिया जी, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। इलाज और दवाई में सब कुछ खर्च हो गया। आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे दीजिए, भगवान के नाम पर। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। अरे रामू, तुम फिर से पैसे मांगने आ गए। पिछली बार जो उधार दिया था वो चुका भी नहीं पाए हो, और अब फिर से पैसे? ये तो ऐसे नहीं चलेगा। मुखिया जी, मेरी मजबूरी समझे। बच्चा बीमार था, उसके इलाज में सब खत्म हो गया। मैं वादा करता हूँ अगली फसल के बाद सारा कर्ज चुका दूंगा। बस इस बार थोड़ी मदद कर दीजिए। फसल की बातें हर बार सुनता हूं, लेकिन मुझे गारंटी चाहिए। सुनो, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन इस बार ब्याज भी ज्यादा लगेगा, और अगर समय पर चुकाया नहीं तो तुम्हारी जमीन मेरे नाम हो जाएगी। ये शर्त मानते हो? मुखिया जी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। आपके बिना तो मैं परिवार का पेट भी नहीं भर पाऊंगा। आपकी हर शर्त मानता हूँ। ठीक है, ये लो पैसे, लेकिन याद रखना, अगले महीने तक सारा कर्ज चुकाना है। अगर नहीं चुकाया तो तुम्हारी जमीन मेरी, और इस बार कोई माफी नहीं मिलेगी। धन्यवाद मुखिया जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। भगवान आपको सलामत रखे। रामू बेहद परेशान था। एक दिन उसके घर एक बाबा आए और भिक्षा मांगने लगे। बेटा, कुछ भिक्षा दो। रामू थोड़ा चौंका, फिर बिना कुछ कहे भीतर गया। उसके पास पैसे तो नहीं थे, पर कुछ सब्जियां बची थीं। उसने वहीं साधु को दी। बाबा, मेरे पास देने के लिए कुछ और नहीं है। ये थोड़ी सी सब्जियां हैं, आप इन्हीं से संतुष्ट हो जाए। बेटा, तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम बहुत परेशान हो। तुम इतने चिंतित क्यों हो? क्या कोई बड़ी मुश्किल आ पड़ी है? महाराज,
मेरी परेशानियां इतनी है कि कहां से शुरू करूं। पहले फसल खराब हो गई, फिर बच्चे की बीमारी पर जो थोड़े बहुत पैसे थे वो सब खत्म हो गए। अब खाने को भी कुछ नहीं बचा, और ऊपर से मुखिया का भारी कर्ज सिर पर है। मैं हर तरफ से बर्बाद हो गया हूं। बेटा, तुम्हारी परिस्थिति खराब है, फिर भी तुमने मुझे भिक्षा दी है। इतना कहकर बाबा ने अपने झोले से एक सुंदर तोता निकाला जो चमक रहा था और किसान को दिया। यह लो, यह जादुई तोता है। जब तक यह तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली और समृद्धि बनी रहेगी। लेकिन याद रखना, इस तोते का कभी गलत इस्तेमाल मत करना और दूसरों की मदद करना कभी मत छोड़ना। महाराज, यह तोता सचमुच जादुई है। क्या यह मेरी सारी मुश्किलें हल कर देगा? बेटा, यह तोता सिर्फ रास्ता दिखाएगा। मेहनत और अच्छाई तुम्हें ही करनी होगी। लेकिन हाँ, जब तक यह तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी परेशानियां दूर होती जाएंगी। बस इसका ख्याल रखना और इसे कभी दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए मत इस्तेमाल करना। महाराज, आपने मेरी डूबती नैया को किनारे लगा दिया। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। जाओ बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। याद रखना, सच्चाई और अच्छाई ही सबसे बड़ा धन है। बाबा ये बोलकर वहां से चले गए। रामू ने चिड़िया को अपने पास रखा। अगले दिन मोहन नाम का एक आदमी रामू के घर आता है। रामू भाई, कैसे हो? मैं जानता हूं कि मैंने बहुत सालों से तुम्हारे पैसे नहीं लौटाए, मगर आज मैं वो गलती सुधारने आया हूं। तुम इतने सालों बाद अचानक याद कैसे आ गई? तुमने तो मुझे पूरी तरह से भुला ही दिया था। मैं जानता हूं कि मैं गलत था रामू। मेरे हालात बहुत खराब हो गए थे, लेकिन मैं तुम्हारा कर्ज कभी नहीं भूला। आज मैं पूरी रकम लेकर आया हूं। ये लो तुम्हारे सारे पैसे वापस। रामू हवाक रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या कहे। तुम्हें यह सब अचानक कैसे याद आया? इतने सालों में ना कोई खबर, ना कोई संदेश, और अब आकर पैसे दे रहे हो? रामू, मैंने बहुत गलतियां की हैं, पर अब मैंने फैसला किया है कि अपनी जिंदगी सही रास्ते पर लाऊं। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता। मैंने आज तुम्हारा कर्ज चुकाया ताकि मेरे दिल पर जो बोझ था वो हल्का हो सके। इतने सालों की नाराजगी के बावजूद मैं तुम्हें माफ करता हूं। यह अच्छा है कि तुमने आज अपने कर्ज को लौटाया। उम्मीद है अब तुम अपनी जिंदगी सही तरीके से जियोगे। तुम्हारा भरोसा टूटने के बावजूद तुमने कभी मेरे खिलाफ कुछ नहीं कहा। यह मैं कभी नहीं भूलूंगा। रामू, धन्यवाद कि तुमने आज भी मुझे सुना और माफ किया। यह बोलकर उसका दोस्त वहां से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद वेद जी आते हैं। नमस्ते रामू भाई, मैं बिना बताया आ गया। तुम्हें परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, पर मुझे एक जरूरी बात करनी है। अरे वेद जी, आइए, अंदर आइए। लेकिन आप अचानक कैसे आए? सब ठीक तो है? देखो रामू, पिछले हफ्ते मैंने तुम्हें दवाई दी थी और उसके लिए तुमसे काफी पैसे लिए थे। लेकिन सच्चाई ये है कि वह दवाई मुझे बहुत सस्ती पड़ी थी। मैंने गलती से तुमसे ज्यादा पैसे ले लिए। मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है, इसलिए आज मैं वो अतिरिक्त पैसे वापस करने आया हूँ। वेद जी अपनी जेब से पैसे निकालकर रामू की ओर बढ़ाते हैं। वेद जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने सच में ये सब महसूस किया। आज के जमाने में कौन अपनी गलती मानता है और पैसे वापस करने आता है? रामू, मैं भले ही वैद्य हूँ, लेकिन सबसे पहले इंसान हूँ। मुझे एहसास हुआ कि तुम पर पहले से ही बहुत आर्थिक बोझ था और मैंने अनजाने में उसे और बढ़ा दिया। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं वो पैसे तुम्हें वापस करूं। आपकी ईमानदारी के लिए मैं आपका आभारी हूं वेद जी। सच कहूं तो मुझे लगा था कि अब ये पैसे गए, पर आज आपकी ये सच्चाई देखकर दिल को सुकून मिला। मैं हमेशा यही मानता हूं कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। चाहे कोई डॉक्टर हो या कोई और, ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपने सही कहा वेद जी। आज के समय में ऐसे लोग कम मिलते हैं। आपसे ये सीख मिली कि गलती मान लेना और उसे सुधारना सबसे बड़ी बात है। वेद जी वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि हमारे साथ अचानक सब कुछ अच्छा होने लगा है। जिन लोगों से पैसे मिलने की उम्मीद नहीं थी, वो भी आकर पैसे लौटा रहे हैं। पहले तुम्हारा दोस्त, फिर वेद जी, और अब तो खाने पीने की भी कोई कमी नहीं रही। ये सब हो कैसे रहा है? राधा, मैं जानता हूं कि ये सब अचानक हो रहा है और तुम्हें अजीब लग रहा होगा, पर इसके पीछे एक खास वजह है। कौन सी वजह? रामू, क्या तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे? नहीं, मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूं। दरअसल कुछ दिनों पहले जब मैं बहुत परेशान था और कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी हमारे घर एक साधु बाबा आए थे। उन्होंने मुझसे भिक्षा मांगी और मैंने उन्हें जो थोड़ी बहुत सब्जियां थी वो उनको दे दी। साधु बाबा, फिर क्या हुआ? वो साधु बाबा मेरी हालत देखकर समझ गए थे कि मैं कितनी मुसीबतों में हूं। उन्होंने मुझसे मेरी परेशानी पूछी और जब मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया तो उन्होंने मुझे एक जादुई तोता दिया। उन्होंने कहा था कि जब तक ये तोता हमारे साथ रहेगा, हमारी जिंदगी में खुशहाली रहेगी। जादुई तोता? तुम ये सब पहले क्यों नहीं बताया रामू? रामू तोते की ओर इशारा करता है जो एक कोने में बैठा होता है। वह तोता शांत और चमकदार दिख रहा था। राधा उसे देखकर चौंक जाती है।
देखो, यही वो तोता है जिसने हमारी तकदीर बदल दी। साधु बाबा ने मुझे इसे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करने को कहा था। तभी से हमारी सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगी। तो ये सब इस तोते की वजह से हो रहा है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। पर सच कहूं, मैं बहुत खुश हूं कि अब हमारे जीवन में सुख शांति वापस आ गई है। मुखिया जी को किसी से पता चलता है कि रामू के पास एक जादुई तोता है जो उसकी परेशानियों को दूर कर रहा है। लालच में आकर मुखिया जी तुरंत रामू के घर पहुंचते हैं। रामू और राधा तोते के साथ बैठे होते हैं। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। रामू दरवाजा खोलता है और सामने मुखिया जी खड़े होते हैं। उनके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान होती है जो रामू को असहज कर देती है। अरे रामू, बड़े मजे कर रहे हो। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास कोई जादुई तोता है जो तुम्हारी सब मुश्किलें हल कर रहा है। पर क्या तुम ये भूल गए हो कि तुम पर अभी भी मेरा भारी कर्ज है? मुखिया जी, मैं आपका कर्ज नहीं भूला हूं। मैं जल्द ही आपके पैसे चुका दूंगा। बस थोड़ा और वक्त दे दीजिए। वक्त? अब मेरे पास तुम्हें वक्त देने का कोई कारण नहीं है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मुझे तुम्हारा वो जादुई तोता दे दो, वही मेरे पैसे चुका देगा। रामू का चेहरा उतर जाता है। वह समझ जाता है कि मुखिया जी का इरादा क्या है। वह घबराकर विनती करने लगता है। मुखिया जी, ये तोता मेरे परिवार की आखिरी उम्मीद है। बाबा ने कहा था कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ दिन का वक्त दे दीजिए, मैं कर्ज चुका दूंगा। ये तोता आप मत ले जाइए। चुप रहो रामू, तुम पर मेरा कर्ज है और जब तक वो चुकता नहीं होता तुम्हारा कोई सामान तुम्हारा नहीं है। मैं ये तोता लेकर जा रहा हूं। रामू बेबस होकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मुखिया जी उसकी एक नहीं सुनते। मुखिया जी, कृपया ऐसा मत कीजिए। ये तोता मेरे परिवार की भलाई के लिए है। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। तुम्हारी भावुक बातें मुझे नहीं सुननी। अब ये तोता मेरा है। देखते हैं अब ये मेरे लिए क्या कर सकता है। रामू अंदर से टूट जाता है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि वह सही तरीके से अपना कर्ज चुकाएगा और तोते को वापस लाएगा। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं मुखिया जी को उनका कर्ज चुकाकर ये तोता वापस लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुखिया जी के घर पर उनका दोस्त आता है। अरे मुखिया जी, कैसे हैं? बहुत दिन हो गए, सोचा आपसे मिल लूं। अरे हाँ हाँ, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय पानी मंगवाता हूँ। अरे रहने दो चाय पानी, आज तो मैं आपके लिए एक ऑफर लेके आया हूँ। अच्छा बताओ, क्या ऑफर है? मुखिया जी, आपकी जो गांव के बाहर वाली जमीन है वो मैं खरीद रहा हूँ, वो बहुत अच्छे कीमत पर। सच में तुम मेरी जमीन खरीदोगे? तुमने पहले तो कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। अरे मुखिया जी, अब समय बदल गया है। वो जगह अब बहुत महंगी हो गई है और मुझे वहां कुछ बड़ा काम करना है। तुम अगर मुझे वो जमीन दे दो तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो कितने में खरीद दोगे? चलो, मैं तुम्हें आधे पैसे अभी दे देता हूँ, बाकी जब कागजी काम पूरे हो जाएंगे। अरे वाह महेश, तुम तो वाकई शानदार ऑफर लेकर आए हो। ये लो जमीन तुम्हारी। जी है, मैं बाकी के पैसे जल्द ही पहुंचा दूंगा मुखिया जी। इतना कहकर गोपाल वहां से चला जाता है। अरे वाह, सच में ये एक भाग्य बदलने वाला तोता है। इतने में जादुई तोता मौका देखकर मुखिया के घर से उड़ जाता है। इधर रामू अपने घर के बाहर खड़ा होता है। तभी जादुई तोता वहां आ जाता है। तोते को देखकर रामू खुश हो जाता है। अरे ये तो वही जादुई तोता है, लेकिन ये फिर से मेरे पास कैसे आ गया? इसे तो मुखिया जी अपने साथ ले गए थे। तभी वहां बाबा आ जाते हैं। क्या बात है रामू, तुम्हारा तोता वापस आ गया? बाबा, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। मुखिया जी ने मेरा तोता मुझसे ले लिया था। उन्होंने कहा कि वो इसकी मदद से और अमीर हो जाएंगे, लेकिन अब ये तोता उनके पास से भागकर फिर से मेरे पास आ गया। रामू, ये जादुई तोता सिर्फ तुम्हारे लिए है। इसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना या अमीर बनना नहीं है। ये तोता अच्छाई और भलाई के लिए बना है। मतलब ये सिर्फ उन लोगों के पास रहता है जो सही रास्ते पर चलते हैं। बिल्कुल सही। जो लोग दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, ये तोता उनके साथ रहता है। इसके लिए ये मुखिया के पास नहीं रह सका क्योंकि उसकी नीयत गलत थी। अब तुम इसे सिर्फ अच्छाई और लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अब समझ में आया कि ये तोता क्यों लौट आया। मुझे इसे सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। याद रखना, जब तुम दूसरों की मदद करोगे तब तुम्हारी खुशियां भी बढ़ेंगी। यही इस तोते का असली जादू है। आप सही कह रहे हैं बाबा। अब से मैं इस तोते का इस्तेमाल सिर्फ लोगों की भलाई के लिए करूंगा। अगले दिन मुखिया जी अपने घर में चिंतित और परेशान बैठे होते हैं। तभी उनका दोस्त महेश आता है। अरे महेश, तुम आ गए। चलो अब हमारी जमीन का सौदा पूरा कर लो। तुम्हारे साथ ये सौदा करके मैंने बहुत बड़ा मौका पकड़ा है। मुखिया जी, मैं यहाँ आपसे बात करने के लिए आया हूँ, लेकिन बात कुछ और है। क्या हुआ महेश, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुखिया जी, मैंने सोचा था कि इस जमीन से मुझे बड़ा फायदा होगा, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। मुझे समझ में आ गया है कि ये सौदा मेरे लिए सही नहीं है, इसलिए मैं ये जमीन नहीं ले सकता। क्या? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुमने आधे पैसे दे दिए थे, अब सौदा पूरा करना होगा। मुखिया जी, मैंने जो आधे पैसे दिए थे वो मैं वापस ले रहा हूँ। अब मुझे इसमें कोई फायदा नहीं दिख रहा है।
मैं इस जमीन में नहीं फंस सकता। महेश, तुम समझते नहीं हो, अगर तुमने ये सौदा रद्द कर दिया तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे माफ करें मुखिया जी, लेकिन अब मैं अपना नुकसान और नहीं कर सकता। आप जो भी सोचें, लेकिन मैंने अपना फैसला कर लिया है। मैं अपने पैसे वापस लेने आया हूं। महेश आधे पैसे वापस लेकर चला जाता है। मुखिया जी का चेहरा चिंता और निराशा से भर जाता है। सब कुछ खत्म हो गया, जमीन भी चली गई, महेश भी चला गया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूं। काश मैंने लालच न किया होता। रामू का तोता मुझसे क्यों भाग गया? अब समझ में आ रहा है, मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा और अब